फिल्म की शुरुआत में हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं। अंदर इंस्पेक्टर रघुराम और हवलदार चेल्लामुथु किसी केस पर बात कर रहे होते हैं और फिर इंस्पेक्टर रघुराम चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमएलए का बेटा पुलिस स्टेशन में आता है और अपने दोस्तों को लॉकअप में से निकाल कर ले जा रहा होता है। तब एक लेडीज कांस्टेबल उन्हें रोकती है, पर वो उनके पिता के बारे में बताता है और उन लोगों को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते पर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और फिर एक लड़के को जंगल में फेंक कर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ घर में उसी लड़के के पिता नींद से घबराकर जाग जाते हैं, जहाँ उन्हें उठने के बाद पता चलता है कि उनका बेटा जय रात को बाहर अपने दोस्तों के साथ गया था, पर अभी तक घर नहीं लौटा होता। फिर उन्हें याद आता है कि उनके बेटे जय ने रात को उन्हें कॉल पर बताया होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ है और आने में देर हो जाएगी। जय के पापा उसे कॉल ट्राई करते हैं, पर उसका फोन बंद आता है। फिर वो जय के दोस्तों के घर जाते हैं और पूछते हैं, आपका बेटा और मेरा बेटा रात को साथ ही थे, क्या आपका बेटा घर लौट चुका है? तो उस दोस्त की माँ बोलती है कि हाँ, वो घर पर ही है। पर जब जय के बारे में बात करते हैं तो दोस्त की माँ ठीक से जवाब नहीं देती और फिर चली जाती है। फिर जय के पापा रिक्शा में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें जय का दूसरा दोस्त रास्ते पे दिखाई देता है। इसीलिए वो उसे जय के बारे में पूछते हैं, पर वो लड़का भी उन्हें ठीक से जवाब नहीं देता और फिर उसके पापा के साथ वो चला जाता है। फिर जय के पापा जय के गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। जय के पापा अपने बेटे की लापता होने की रिपोर्ट एक कागज पर लिखकर हवलदार को देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में हवलदार उसी कागज पर भजिया रख देता है। जय के पापा अपने बेटे की रिपोर्ट कमिश्नर को बताने के लिए कमिश्नर ऑफिस आते हैं, पर उन्हें कमिश्नर से मिलने नहीं देते। फिर वो अपने काम पर वापस आते हैं। उनकी इलेक्ट्रिक सामान रिपेयरिंग की शॉप होती है, लेकिन बेटा लापता होता है, इसलिए उनका काम में मन नहीं लग रहा होता। फिर जय के पिता वापस पुलिस स्टेशन आते हैं और बात कर रहे होते हैं, पर पुलिस स्टेशन में कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं करता और बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा नशा करके गायब हुआ होगा। जय के पिता उन पुलिस को बोलते हैं कि मुझे मेरा बेटा हर हालत में ढूंढकर चाहिए और फिर वहाँ से चले जाते हैं। रात को घर वापस आने के बाद वो अपने बेटे के बारे में सोच रहे होते हैं, पर तभी घर में 3 गुंडे घुस आते हैं और उनसे जय के बारे में पूछते हैं, पर जय घर में नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस लौट जाते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जिन लोगों के सामान मिल चुके होते हैं उन्हें उनका सामान वापस लौटा रहे होते हैं, पर वहाँ एक लैपटॉप होता है जिसे चेल्लामुथु अपना बताकर ले लेता है। वही जय के पापा अपने बेटे के बारे में पूछताछ करने वापस पुलिस स्टेशन आए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही लैपटॉप लेकर हवलदार चेल्लामुथु बाहर जा रहा होता है, पर तभी पुलिस स्टेशन में एसआई मेनगा सिविल ड्रेस में इन्विटेशन देने आई होती है। पर तभी हवलदार और चोर लैपटॉप को देख रहे होते हैं, पर एसआई मेनगा वहाँ आती है और हवलदार को बोलती है कि आओ मैं तुम्हें लैपटॉप चलाना सिखा देती हूँ। वो लैपटॉप को टेबल पर रखती है और हवलदार कुर्सी पर बैठ जाता है। वही जय के पापा भी बेंच पर बैठे होते हैं। एसआई मैडम लैपटॉप शुरू करती है, पर तभी उस पर एक आदमी की आवाज में एनिमेशन के जरिए बोलना शुरू करती है और बोलती है कि अब ये पुलिस स्टेशन मेरे कंट्रोल में है, जैसा मैं कहूँगा वैसा करो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो हवलदार चेल्लामुथु जिस कुर्सी पर बैठा है उसके नीचे जो बॉम्ब है वो उसके उठते ही फट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक जगह कमरे में बहुत से कंप्यूटर के सामने जिसमें पुलिस स्टेशन की लाइव जानकारी दिख रही होती है, वहाँ एक आदमी सिर पर टोपी पहनकर बैठा होता है। पुलिस स्टेशन में सब डर जाते हैं। वही वो पुलिस स्टेशन के सारे कैमरों से पुलिस स्टेशन पर नजर रख रहा होता है। वो आदमी इन लोगों को बताता है कि जब तक मेरी बात मानोगे तुम जिंदा बचोगे और कोई भी स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता। अगर जाने की कोशिश की तो पुलिस स्टेशन में और भी बॉम्ब्स लगे हुए हैं, वो ब्लास्ट हो जाएंगे। बाहर से लोग अंदर आ सकते हैं, पर अंदर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और फिर वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। हवलदार की कुर्सी के नीचे देखते हैं तो वहाँ एक बॉम्ब लगा होता है। एसआई पूछती है कि ये लैपटॉप किसका है? हवलदार बोलता है कि ये तो चोरी का लैपटॉप है। एसआई अपने फोन से कमिश्नर को फोन लगाकर सारी बात समझाती है। कमिश्नर बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर रघुराम को जल्दी से वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग तब तक हालात संभाल लो। एसआई कांस्टेबल से बोलती है कि सभी लोगों के फोन जमा कर लो। फिर एसआई लैपटॉप से कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग करती है, जिसमें कमिश्नर सबको बोलता है कि इस बात के बारे में बाहर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर वहाँ बॉम्ब स्क्वाड के 2 लोग आते हैं और बॉम्ब को चेक करते हैं, पर उन्हें पुलिस स्टेशन में दूसरा कोई भी बॉम्ब डिटेक्ट नहीं होता। बॉम्ब स्क्वाड बोलते हैं कि सभी लोग सेफ्टी के लिए दूसरे लॉकअप के अंदर जाओ, पर तभी जेल से एक चोर भागने की कोशिश करता है और बाहर जाने की कोशिश करता है,
पर तभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें वो चोर घायल हो जाता है। जय के पापा उस चोर के ऊपर फायर एक्सटेंशन से आग को बुझा देते हैं। वो चोर बहुत घायल होता है। फिर वही आदमी लैपटॉप के जरिए वापस धमकी देता है। बाद में एसआई एक एम्बुलेंस और नर्स को बुलाती है और फिर वहाँ एक एम्बुलेंस आती है जिसे पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आते हैं क्योंकि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। नर्स उस आदमी का इलाज शुरू करती है। फिर बॉम्ब स्क्वाड वाले लोग बॉम्ब ब्लास्ट वाले कमरे में जाकर वहाँ से सैंपल लेते हैं जिसमें बॉम्ब स्क्वाड बताती है कि ये एक केमिकल से बना हुआ बॉम्ब है, इसलिए डिटेक्ट नहीं हुआ। जय के पापा वहाँ आते हैं और बताते हैं कि अब कोई भी बॉम्ब मत ढूंढना क्योंकि सभी बॉम्ब में मोशन सेंसर्स है जिससे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा और फिर फट जाएगा। बॉम्ब स्क्वाड वाला उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताते हैं कि मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अपने बेटे की रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आया था। फिर से वो आदमी कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए बात करता है। ऐसा ही पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि मुझे न्याय चाहिए। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पुलिस स्टेशन ने कभी न्याय किया है और असली अपराधी को सजा दी है। पुलिस बोलती है कि बाहर जाए बिना हम केस कैसे सॉल्व करेंगे। पर तभी बॉम्ब में 30 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। एसआई और कांस्टेबल मिलकर केस की जानकारी निकालते हैं जिसमें वो उस केस को लेते हैं जिसमें डिपार्टमेंट का ही आदमी शामिल होता है। फिर हवलदार उन्हें उस केस की फाइल बताता है और बोलता है कि इस केस में रिटायर्ड एसपी राजनाथन शामिल था। फिर एसआई कमिश्नर को कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बताती है कि क्रिमिनल एसआई राजनाथन है और फिर हमें इस केस का न्याय भी दिलवाना है। वक्त कम होता है इसलिए पुलिस स्टेशन में ही कोर्ट रूम तैयार किया जाता है और एक जज को भी बुलाया जाता है और गुनहगार एसपी राजनाथन को भी पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। वही एक हैकर को भी बुलाया जाता है ताकि वो आदमी वापस कनेक्ट करे तो उसके लोकेशन ट्रेस कर सके। फिर एक लेडीज जज पुलिस स्टेशन में आती है और फिर उसे भी सारी सिचुएशन समझा देते हैं। वो लोग जज को बोलते हैं कि समय हाथ से निकल जा रहा है, जल्दी करो। जज केस के पेपर्स को पढ़ती है और फिर आरोपी एसपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है और उसके आरोप का गवाह होता है हवलदार चेल्लामुथु। वो गवाही देता है कि 10 साल पहले इसी स्टेशन में स्कूल जाने वाली लड़की पर अत्याचार हुआ था और वो एमएलए रघुरंजन के बेटे प्रदीप ने किया था। एसआई रघुराम ने प्रदीप को लॉकअप में बंद किया था पर एसपी राजनाथन ने उसके बदले किसी और लड़के को लॉकअप में डाला। इंस्पेक्टर रघुराम लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सबूत लाता है जिसमें साफ पता चलता है कि एमएलए का बेटा गुनहगार है। पर तभी एमएलए और उसका बेटा वहां आते हैं और बोलते हैं कि मामले को यही दबा दो। रघुराम बोलता है कि ये ठीक नहीं है पर एसपी उन लोगों को साथ देता है। फिर जज साहिबा एसपी राजनाथन को उम्र कैद की सजा सुनवाती है जिसमें जमानत नहीं होगी। फिर राजनाथन को पुलिस स्टेशन के एक कमरे में बंद कर देते हैं पर तभी उसी कमरे में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें एसपी राजनाथन मारा जाता है। ये सब देखकर हवलदार चेल्लामुथु की तबीयत बिगड़ जाती है। एसआई कमिश्नर को सारी बात कॉन्फ्रेंस पर बता देती है पर तभी कमिश्नर और सारे पुलिस स्टेशन की स्क्रीन पर उसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। कमिश्नर उसे पूछता है कि क्या चाहते हो, तो वो स्क्रीन वाला आदमी बोलता है कि जानना है कि क्या हो रहा है तो पता लगाओ जे कहाँ है। तभी जय के पिता बोलते हैं कि वो मेरा बेटा है जो 2 दिन पहले लापता हुआ था। जज साहिबा उसके गायब होने की शिकायत का कागज पढ़ती है और पुलिस वालों को डांटती है। वो जय के पिता से सारी बात पूछती है। वो बताते हैं कि जय के दोस्त तो आ गए पर वो नहीं आया। जज जय के दोस्तों को यहाँ लाने के लिए बोलती है। वो लोग जय के पापा के फोटो के साथ रिपोर्ट को हेडक्वार्टर में भेजते हैं। फिर हम देखते हैं कि जय के दोनों दोस्त और उनके माता पिता वहाँ आते हैं। उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। वो बताते हैं हमें पब से फोन आया था कि तुम्हारे बेटे मारपीट कर रहे हैं। फिर पब के मैनेजर को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। जय के दोस्त बताते हैं कि जय हमारे दोस्त वर्णिका के साथ भाग गया था। यहाँ एसआई को हेडक्वार्टर्स के रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जय के पापा रिटायर्ड बॉम्ब स्क्वाडर है। एसआई उनसे पूछते हैं कि तुम तो बॉम्ब स्क्वाड में थे। फिर उनसे पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि बॉम्ब के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं बॉम्ब स्क्वाड में था लेकिन मैं जान बचाने का काम करता था। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं इस बॉम्ब को जांच करूंगा। फिर वो बॉम्ब को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पुलिस दोनों लड़कों को एक कमरे में पूछताछ के लिए ले जाती है। फिर वो दोनों पुलिस को सब सच बताते हैं। वो बताते हैं कि हम तीनों दोस्त थे, हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। फिर हमारी एक दोस्त बनी जिसका नाम वर्णिका था। वर्णिका जय की बहुत अच्छे दोस्त बन गई थी। फिर वर्णिका जय को बताती है कि मैं अपने पापा से अलग रहती हूँ। वो एक पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी आजादी से जीने की इजाजत दी है। मैं बहुत सालों से अपने पापा से नहीं मिली हूँ। फिर वो कॉलेज में एक साथ बात कर रहे होते हैं। वर्णिका जय को बताती है कि कल मैं अपने पापा से मिलने जाऊंगी। मैं उनके लिए ये कड़ा गिफ्ट लेकर जाने वाली हूँ जिन पर हमारे नामों के पहले अक्षर
अक्षर लिखे हैं। जय के दोस्त वर्णिका से इस बात पर पार्टी मांगते हैं। फिर वो सभी पब में जाते हैं। वो सब नाच रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एमएलए का बेटा प्रदीप होता है। वो वर्णिका को छेड़ता है, जिससे जय और उसके दोस्तों को प्रदीप के आदमी बहुत मारते हैं, पर जय और वर्णिका वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। फिर उसके दोस्त बताते हैं कि हमें बाद में क्या हुआ कुछ नहीं पता। जज एसआई को बोलते हैं कि पब के बाहर की फुटेज लेकर आओ। जय के पापा बॉम्ब को देखकर बताते हैं कि हम इसे हैक करके टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देते हैं। ये सब उस लैपटॉप वाले आदमी को पता चल जाता है। वो उन लोगों को धमकी देता है और फिर 30 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। जय के पापा उस बॉम्ब में से एक चिप निकालते हैं, जिससे हैकर अपने कंप्यूटर में डालकर उस आदमी का पता ट्रेस कर लेता है। फिर पुलिस वाले उसे पकड़ने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रघुराम एमएलए के बेटे को पकड़ कर लाता है और बताता है कि इसी ने बॉम्ब लगाया था। वो उन्हें सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें साबित होता है कि ये सब प्रदीप ने ही किया था। प्रदीप बोलता है कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं तो उस समय पब में था। कांस्टेबल बताती है कि पब के सीसीटीवी फुटेज में से 2 घंटे की फुटेज गायब है। फिर सब पब के मैनेजर से पूछताछ करते हैं। जय के पिता बोलते हैं कि मेरे बेटे को जल्दी से ढूंढो, इन लोगों ने उसके साथ कुछ किया है। तभी एसआई को हेडक्वार्टर से फोन आता है। वो बताते हैं कि बॉम्ब लगाने वाले उस आदमी को हमने पकड़ लिया है। तभी स्टेशन में जय को पुलिस पकड़ कर लेकर आती है और बताती है कि ये ही है जिसने बॉम्ब लगाया है। लोकेशन पर हम गए तब हमें ये वहाँ मिला। जय के पिता बोलते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। फिर जय बोलता है कि ये सब मैंने ही किया है। वो फ्लैशबैक बताता है कि मैं और वर्णिका पब से भागकर कार में बैठकर जा रहे थे, पर उन लोगों की कार ने हमारा पीछा किया। आगे जाने के बाद हमें एक पुलिस वाला मिला। हम उस पुलिस वाले के साथ वापस पब में आए ताकि हमारे दोस्तों को बचा सके। हमने देखा तो वहाँ हमारे दोस्त नहीं थे, वहाँ प्रदीप और उसके आदमी थे और वो पुलिस वाला भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। जय और वर्णिका को एक जगह बैठाते हैं, जहाँ से वर्णिका ने एक वीडियो वाला मैसेज रिकॉर्ड करके अपने पिता को भेजा होता है। फिर प्रदीप के आदमी जय को बहुत मारते हैं और प्रदीप वर्णिका पर अत्याचार करता है और फिर उन दोनों को जंगल में फेंक देते हैं। जय को होश आता है तो वो देखता है कि वर्णिका होश में नहीं होती। वो उसके फोन पर से उसके पापा को मैसेज भेजता है और बेहोश हो जाता है। फिर इंस्पेक्टर रघुराम बोलते हैं कि स्टेशन में बॉम्ब जय ने नहीं, मैंने लगाया है। फिर वो बताते हैं कि वर्णिका मेरी बेटी थी। मुझे जब उसका मैसेज मिला तो मैंने उसकी लोकेशन निकालकर वहाँ पहुंचा। वहाँ मुझे जय बेहोश हालत में मिला और फिर हमने वर्णिका को ढूंढा तो उसकी लाश हमें मिली, जिसे जलाया गया था। फिर रघुराम बोलता है कि इस डिपार्टमेंट में प्रदीप को बचाने वाले बहुत लोग हैं। जब इसने उस स्कूल के लड़की के साथ दुष्कर्म किया था तभी मैंने इसे दी होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। रघुराम बोलता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए, पर जज बोलती है कि फैसले के लिए कोर्ट को सबूत की जरूरत होती है। प्रदीप हंसते हुए वहाँ से बाहर जाता है और उसका बाप एमएलए भी उसे लेने बाहर आया होता है। पर तभी एसआई बोलती है कि हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें साफ दिख रहा है कि प्रदीप ने ही वर्णिका को मारा था। प्रदीप अपने बाप के साथ कार में बैठ रहा होता है। रघुराम हवलदार को कुर्सी से उठने को बोलता है। जैसे ही हवलदार कुर्सी पे से उठता है, प्रदीप की कार में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एमएलए और प्रदीप की मौत हो जाती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और खुश भी होते हैं क्योंकि सभी लोगों को न्याय मिल जाता है और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।